गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे चालू करें अपन। मेरी बात सुनो, अपन 48(2) पढ़ चुके हैं, 48(3) मतलब एक फटाफट रिव्यू करते हैं। हम लोग मैंने आपको बताया था खर्चा अलाउड डिसअलाउड पढ़ रहे थे। अपन ने पढ़ा था कि कोई भी खर्चे को अलाउड होने के लिए 2 एग्जाम पास आउट करना है, 30 to 37(1). वो पास हो गया तो फिर वो 40 वाला एग्जाम देगा। सेक्शन 40 अपन ने ए पढ़ा जिसमें उसने टीडीएस वाला एग्जाम दिया। भाई जहां जहां जरूरत है टीडीएस काटने की वो काट कर टाइम पे जमा कराए या नहीं। मान लो वो खर्चे जो भी 30 to 37(1) में आए थे उसने एक एग्जाम पास किया। फिर नेक्स्ट एग्जाम था 48(2). 48(2) था कि किसी को जरूरत से ज्यादा तो नहीं दे दिया, वो भी स्पेसिफाइड को, तो अगर वो भी चेक कर लो, वो एग्जाम पास आउट हो गया कि हाँ जरूरत से ज्यादा किसी को नहीं दिया, तो 48(3) कहता है अच्छा वो जो खर्चा किया वो 10,000 से ज्यादा कैश में तो नहीं दे दिया, तो वो वाला भी चेक कर लो। अब वो खर्चा जो दिया वो अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट से दिया, तो चलो वो एग्जाम भी पास आउट कर दिया। अब एक आखिरी एग्जाम, ये एग्जाम पास आउट, तो फर्दर अब वो खर्चा डेबिट होने के लिए, अलाउड होने के लिए और कोई एग्जाम नहीं देगा, और इस एग्जाम का नाम है 43B, जो मैं आपको ऑलरेडी 36 के अंदर 3-4 बार पढ़ा चुका हूं। मेरी बात सुनो बच्चों, 43B पहले आ तो रहा था लेकिन मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया था। मैंने आपको 4 जगह 43B का जिक्र किया। मैंने कहा था बच्चों जहां पर सेक्शन 43B लगता है वहां गवर्नमेंट कहती है खर्चा डेबिट ड्यू बेसिस पे नहीं पेड बेसिस पे होगा। मैं वापस आपको दोहरा रहा हूं, आपका अकाउंटिंग मेथड होता है ड्यू बेसिस, एक्रूअल मेथड, मर्केंटाइल मेथड, जो भी आप कह लो, जिसके अकॉर्डिंगली डेबिट में वही खर्चा आता है जो ड्यू हो जाए। पे या नहीं पे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेक्शन 43B कहता है कि वैसे तो सारे खर्चे अगर ड्यू होगा तो डेबिट करो, भले ही मत चुकाओ सामने वाले को, डेबिट कर दो। लेकिन जहां मैं लगता हूं या जिन खर्चों के लिए मैं बोलता हूं वो पेड होंगे तो ही अलाउड होंगे। पेड नहीं किया, अभी तक सामने वाले का वो पैसा बाकी है, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। अब वो ऐसे कौन से खर्चे हैं बच्चों, रट के जाने हैं, 6 ऐसे खर्चे हैं जो पेड बेसिस पर ही अलाउड होंगे, पे नहीं किए तो डिसअलाउड हो जाएंगे। जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। पहला टैक्सेस, याद था, बिजनेस टैक्स, पर्सनल टैक्स, 2 टैक्सेस थे। पर्सनल इनकम टैक्स था, डीडीटी था, वो तो शुरुआत से डिसअलाउड है, लेकिन बिजनेस टैक्स जो है वो अलाउड है पेड अगर हो तो। सेकंड, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, याद रखना मैंने सैलरी नहीं बोला है, सैलरी में केवल बोनस एंड कमीशन जो किसको पे किया, एम्प्लॉइज को, वो पेड होगा तो अलाउड। तीसरा, प्रोविडेंट फंड, ये भी सेक्शन 36 में आया था, ठीक है, एपीएफ, जीपीएफ जो भी अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड हो पेड होने चाहिए, ठीक है। चौथा, पेमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट, ये मैंने पहले बताया नहीं था आपको। पेमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट सैलरी हेड में आया था, छुट्टियों का पैसा, छुट्टियों का पैसा जब एम्प्लॉय इनकैश करता है रिटायरमेंट के बाद तो पेड बेसिस पे ही अलाउड होगा, ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं होगा। नाम याद रखे जाना। एक और मैंने आपको बताया था, ये वाला चलो अभी नहीं बताया था, ये मैंने बताया था, मैं कहा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, किसी से उधार लोगे तो उसका इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड है। हस्बैंड ने वाइफ से लोन लिया, इंटरेस्ट नहीं चुकाया, अलाउड, डेबिट कर सकते हो। लेकिन वही लोन वाइफ की जगह गवर्नमेंट बैंक, शेड्यूल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव बैंक, इनसे ले रखा है तो पेड बेसिस पे ही अलाउड है। पे नहीं किया तो गवर्नमेंट कहती है हमारे पैसे खा जाएगा, डेबिट करके टैक्स भी खा रहा है, ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। और एक लास्ट, एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, भारत रेलवे को अगर आप मालगाड़ी वगैरह का पेमेंट कर रहे हो, आपका सामान मालगाड़ी से या कुछ आप रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है इंडियन रेलवे भी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है और इनका कोई पैसा आपसे ड्यू है, आप इनको चुका नहीं रहे, नहीं बैठेगा, इनका खर्चा भी पेड बेसिस पर ही अलाउड है। तो बच्चों ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, 4 तो पहले ही पढ़ लिए थे, 2 और लीव एनकैशमेंट और रेलवे वाला पॉइंट, ये 6 खर्चे पेड बेसिस पर अलाउड है। लेकिन मैंने अभी तक आपको नहीं बताया पेड 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 करता रहूं, कब तक पेड, कब तक पे हो जाने चाहिए। आप लोगों के एग्जाम में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 1920, 1920 का P&L बना हुआ एग्जाम में आएगा, तो उस 1920 में वो खर्चा पेड कब तक हो जाना चाहिए,
गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा 1920 में ही, गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला है, बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, आपकी जो रिटर्न की तारीख है उससे पहले पहले पेड कर दो। बच्चों कुछ नहीं दे रखा है तो नॉर्मली लोग ऑडिट करवाते हैं और ऑडिट की तारीख है 30 सितंबर 2020। अभी आ भी तो रही है, आपका कोई भी खर्चा है वो 30 सितंबर 2, ये जो 6 खर्चे हैं अगर ये 1920 से बिलोंग करते हैं, आपने डेबिट कर रखा है तो याद रखना डेबिट कर दो, लेकिन 30 सितंबर 2020 रिटर्न की तारीख से पहले पहले जमा करवा देना, पे कर देना। अगर पे नहीं करोगे तो ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको किसी भी हाल में इस तारीख का ध्यान रखना है, इस तारीख से पहले पहले इन खर्चों का पेमेंट हो जाना चाहिए। टीडीएस में भी तो ये पढ़ा था कि टीडीएस भी इस तारीख से पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। वहां टीडीएस की वजह से खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा या पे नहीं होने की वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बड़ा सारा क्वेश्चन इसके बाद दे रहा हूं, आप इसे पूरा सॉल्व करो, आंसर बताओ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे अपन। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो अब मेरी बात सुनो, वो क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट बच गए। बच्चों मैंने आपको जो बड़ा जो आपका था टॉपिक सेक्शन 30 to 37 से, और ये जो 40, 48, 48(2), 48(3), 43(b) ये सब अपने हो गए। अब कुछ ऐसे पॉइंट बच चुके हैं बच्चों बिजनेस एंड प्रोफेशन में जिसमें P&L की जरूरत नहीं। मतलब क्या हुआ बच्चों, समझा मेरी बात को। मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है ये उन लोगों के काम का है जो तरीके से P&L वगैरह बनाते हैं। आज मैं आपको ये सब खत्म होने के बाद, अपना टॉपिक क्लियर होने के बाद, अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं बच्चों वो टॉपिक है प्रिजम्पटिव इनकम। ये एक नया टॉपिक है बच्चों। प्रिजम्पटिव मतलब मान के चलना। अब मान के चलना मतलब पहले तो इस प्रिजम्पटिव का मतलब समझो, फिर इस चार्ट को पढ़ेंगे। एडवांस में चार्ट नहीं पढ़ेंगे अपन। अब क्या है बच्चों, ये समझो मेरी बात, अच्छे से समझना। देखो बच्चों क्या है प्रिजम्पटिव इनकम, ये सब है क्या। मान लो मैं अब जैसे कोचिंग की बात कर रहा हूं बच्चों, कोचिंग हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है हमारा। अब इस बिजनेस के अंदर मान लो साल की फीस हमारी होती है 10 लाख, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब 10 लाख की फीस में गवर्नमेंट अगर मेरे को बोले अरे आपका ट्यूशन तो एक बिजनेस है तो P&L बनाओ, P&L की ऑडिट कराओ, तो P&L के लिए सुनो बच्चों, आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से जानते हो। सबसे पहले वाउचर होता है, पहले वाउचर बनते हैं, वाउचर से जनरल एंट्री, जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से P&L, ठीक है, फिर P&L की ऑडिट। ये सब खर्चा जो होता है ना बच्चों, इन सब खर्चे में अकाउंटेंट, सीए, एम्प्लॉय सब इन्वॉल्व है। और कंप्यूटर खरीदो, स्टेशनरी खरीदो, मतलब एक 10 लाख की फीस के लिए, उसका हिसाब किताब के लिए मेरा खर्चा ही 2 लाख हो रहा है, मिनिमम खर्चा 2 लाख हो रहा है। अब मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि 10 लाख रुपए मेरी फीस है, इस 10 लाख में मैं 2-3 लाख रुपए कमाऊंगा, बाकी तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्डिंग के किराए का, सैलरी का खर्चा आ जाता है, और आप मेरे से 2-3 लाख में 2 लाख के तो टैक्स नहीं ले रहे, अकाउंट्स बनवा रहे। तो अब गवर्नमेंट को लगा बात तो सही है यार। इंडिया में एक, मेरा तो एग्जांपल छोड़ो बच्चों, इंडिया के अंदर कम से कम 50 लाख जनरल स्टोर किराना शॉप्स हैं, कम से कम 50 लाख शॉप्स हैं जो कि कभी आपको बिल नहीं देते। अब बिल नहीं देते तो आप अगर सोचो कि सर तो हमें रोज जो P&L बता रहे हैं उसके हिसाब से इन 50 लाख किराने वालों का, जनरल स्टोर का, ग्रोसरी वालों का कम से कम बिल बुक होनी चाहिए, बिल देने चाहिए, लेकिन ये तो कुछ नहीं देते, तो इनका P&L वगैरह नहीं बनता क्या। ये जो किराने वाले बच्चों, इसका पॉइंट क्या है समझना मेरी बात। ये लोग, इनका टर्नओवर होता है फॉर एग्जांपल 40 लाख, 40 लाख का ये साल में माल बेच रहा है एक छोटा किराने वाला, और वो साल के 4 लाख कमाता है, 10% से ज्यादा मार्जिन भी नहीं होती। अब इस 10% इनकम को जानने के लिए गवर्नमेंट कहती है 2 लाख का खर्चा करो, अपने किराने की छोटी दुकान में एक तो अकाउंटेंट बैठा दो, एक एम्प्लॉय बैठा दो बिल बनाने के लिए, अकाउंटेंट बैठा दो टैली में एंट्रियां करने के लिए, और फिर बाद में एक सीए को बुला देना ऑडिट के लिए।
वो कह देगा चलानी नहीं है मुझे किराने की दुकान, तुम चला। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? बात ये है, गवर्नमेंट को भी मन में रियलाइज हुआ कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको अगर ये 2 लाख 3 लाख का खर्चा उनके सर पे मान दिया तो वो तो बोल ही रहे हैं कि कमाई 2-3 लाख है। और एक और चीज बच्चों, कल गवर्नमेंट से कोई पूछे कि 2 लाख खर्चा क्यों करा, तो गवर्नमेंट कहेगी वो तो इसलिए कराया क्योंकि हमें उसका टैक्स जानना है कितना है। तो वो क्या कहेगा, अरे टैक्स ही लेना था तो मुझे बोलता 20,000 50,000 में ये बढ़ देता। 50,000 रुपए टैक्स चाहिए जिसके लिए 2 लाख के तुमने अकाउंट्स बनवा लिए। वो सुना ना, सोने से ज्यादा घड़ाई महंगी हो गई। 50,000 के टैक्स के लिए 2 लाख का तुमने खर्चा करवा दिया। तो गवर्नमेंट को मन में रियलाइज हुआ बच्चों कि नहीं, बड़े बिजनेसमैन है ओके, छोटे बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। तो छोटे बिजनेसमैन वालों के लिए, छोटे प्रोफेशनल्स के लिए, छोटे ट्रक वालों के लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया प्रिजम्पटिव इनकम। ये प्रिजम्पटिव इनकम कहता है आप मेरे सेक्शन का फायदा ले सकते हो। दैट मींस ये जो तीनों सेक्शंस हैं, ये तीनों सेक्शन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और ये तीनों सेक्शन कहते हैं अगर आप इस P&L की, बैलेंस शीट की झिकझिक, एक तरह की झिकझिक से दूर रहना चाहते हो, सिंपल इतना टैक्स बना जमा कराओ खत्म, ऐसे जाना चाहते हो, तो आप हमारे इन सेक्शंस का फायदा लो। अगर आप हमारे इन सेक्शंस का फायदा लोगे तो एक नॉर्मल टैक्स फटाफट 2,000 रुपए लेगा, CS या CS जो भी होगा, वो 2-4 हज़ार रुपए में आपका टैक्स बता देगा, वो जमा करा देना, आप फ्री। तो ऐसे शानदार सेक्शंस कौन से हैं, कब एप्लीकेबल होंगे, किस पे एप्लीकेबल होंगे, वो पढ़ते हैं। ये 3 सेक्शन है बच्चों, 44AD, ADA एंड AE। किसी भी सेक्शन का बेसिक बताने का मेरी मतलब यही होता है कि आप जब ये अब पढ़ोगे तो वो दिमाग में सोचो कि अच्छा इसलिए ये सेक्शन बना है। इतनी लंबी चौड़ी गाथा गाई है तो समझ में आनी चाहिए कि ये सेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो किस पे लगता है ये तीनों सेक्शंस, इंडिविजुअल, HUF, फर्म वगैरह पर लगेंगे, कंपनी पे नहीं लगेंगे, क्योंकि कंपनी वगैरह को आप सब लोगों ने पढ़ा है ऑडिट करवानी कंपलसरी है। अब जब ऑडिट तो अकाउंट्स की होती है और अकाउंट्स के लिए P&L चाहिए, और मैं ये सेक्शंस में क्या बोल रहा हूँ, P&L की जरूरत नहीं है। तो फिर सीधी सी बात है बच्चों, ये जो सेक्शंस हैं इनके अंदर P&L नहीं होगा, तो इसका मतलब कंपनी इसमें कवर नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, 44AD किसके लिए लगेगा, 44AD ऐसे बिजनेसमैन के लिए लगेगा जिन बिजनेसमैन का साल का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। अगर आपकी साल की सेल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप 44AD का बेनिफिट उठाओ। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अगर मेरी किराना की दुकान है, मेरा किराना जनरल स्टोर में साल की सेल 70-80 लाख है, करोड़ है, 1.25 करोड़ है, तो बजाय मैं P&L बैलेंस शीट के मैं इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता हूं। क्लियर हुआ? ठीक है, किस पे एप्लीकेबल हुआ, समझ में आया? अगर 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तब तो वो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, नॉर्मल वही P&L बैलेंस शीट बनाओ। ये है 44AD है, ये किस पे लगता है, ये लगता है डॉक्टर, CA, CS, इंजीनियर, लॉयर, जो प्रोफेशनल्स हैं। किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाओ, कोई रसीद नहीं देता, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, और कमा तो पूरा रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों का क्या करें, ये भी P&L बैलेंस शीट नहीं बनाते, तो गवर्नमेंट ने कहा इनके लिए भी रख दो, ये सेक्शन बना दो प्रिजम्पटिव, जो कहता है आप नहीं बनाते बैलेंस शीट ठीक है, लेकिन साल की फीस 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है कि मेरी साल की फीस इकट्ठी 50 से ज्यादा है, तब तो गवर्नमेंट उस डॉक्टर को भी कहती है भैया P&L और बैलेंस शीट बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अप टू 50 लाख है तो फिर आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। अगला 44AE, ये किस पे लगेगा, ये लगेगा ट्रक वालों। गवर्नमेंट ने ये ट्रक वालों के लिए बनाया बच्चों, और गवर्नमेंट क्या कहती है इसके अंदर ट्रक वालों के लिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रक 10 से ज्यादा नहीं है, समझ में आ रहा है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रक 10 से ज्यादा नहीं है तो 44AE का बेनिफिट लेना। हालांकि इस सेक्शंस को अपन बाद में पढ़ेंगे कि इसमें अमेंडमेंट भी है, तो वो अमेंडमेंट के साथ आपको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। फिलहाल मेरा फोकस AD और ADA पे।
ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि मेरे को वापस इसके लिए बेसिक बताना पड़ता। बेसिक यही है, ट्रक वालों के लिए है, इनको भी P&L बैलेंस शीट नहीं बनानी और इनके पास नंबर ऑफ ट्रक 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ रही है, अब आगे सुनो।